नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। 13 दिसंबर 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है वो निकाल दी गई है। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर 575 पदों के लिए ये वैकेंसी है जो आई है। किस विषय के लिए कितने पद हैं जो या कितने पोस्ट हैं जो निर्धारित की गई है, एक तो ये बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपनी इस क्लास में हम देखेंगे लास्ट तारीख क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे प्रमाण पत्रों के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट रहते हैं कि सर मेरा जाति प्रमाण पत्र अगर अभी नहीं बना, यानी एग्ज़ाम की लास्ट तारीख तक नहीं बना है, मैं नया कब बनवाऊँ, कितने साल पुराना चलेगा, है ना। कौन कौन इसमें पात्र होते हैं, किसको जनरल में फॉर्म भरना चाहिए, किसको आरक्षित श्रेणी में फॉर्म भरना चाहिए। स्पेशली बात करें तो महिलाओं का भी ये सवाल रहता है कि सर क्या मेरे पति का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके आधार पर मुझे नियुक्ति मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। संतान से संबंधित अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं। किसके अनुसार? विभागीय नोटिफिकेशन के अनुसार कि विभाग क्या कहता है ना। विभाग के अनुसार हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट दिखता होगा, जूम कर देता हूं मैं, आप देख लीजिए। चित्रकला सब्जेक्ट में है जो 8 पोस्टें हैं, अर्थशास्त्र में 23 है, अंग्रेजी में 21 है, और ये GPEM है इसमें 1 है, भूगोल में 60, हिंदी में 58, इतिहास में 31, गृह विज्ञान में 12 पद हैं, संगीत वाद्य में 4 है और संगीत कंठ में 7 है, फारसी में 1 है, दर्शन शास्त्र में 7 है, राजनीति विज्ञान की 52 पोस्टें हैं, मनोविज्ञान की 7 है और लोक प्रशासन की 6 पोस्टें हैं। इसके अलावा संस्कृत में 26, समाजशास्त्र की 24, सांख्यिकी की है 1, TD&P की 2 है, उर्दू की 8 है, वनस्पति शास्त्र की 42 है और रसायन शास्त्र की 55 पोस्टें हैं, गणित में 24 है। इसके अलावा बात करें तो भौतिक शास्त्र में 11 है, प्राणी शास्त्र में 38 है और ABST की बात करें 17 है, व्यावसायिक प्रशासन में 10 है, EAFM की बात करें तो 8 है, विधि की 10 है और नृत्य की बात करें तो इसमें है 1 पोस्ट है। टोटल बात करें तो 575 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और आपको महत्वपूर्ण चीजें क्या ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, और किन प्रमाण पत्रों की आपको फॉर्म भरते समय आवश्यकता पड़ेगी, और सारी चीजें तो क्या है लगभग पता होती है। जो महत्वपूर्ण चीजें, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो है वो ध्यान रखना है। इसमें क्लियर लिख रखा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है या फिर होने वाला है, यानी वही अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकता है जो फाइनल ईयर, यानी हम इसकी जो शैक्षणिक योग्यता मानते हैं MA, तो MA फाइनल ईयर के अंदर जो विद्यार्थी है जो अध्ययन कर रहा है वो इसके अंदर फॉर्म में भर सकता है। इसने यहाँ पर लिख रखा है ना, अंतिम वर्ष की परीक्षा में या तो वो सम्मिलित हो चुका है यानी परीक्षा दे चुका है या फिर सम्मिलित होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, होने वाला है। फिर आगे लिखता है किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व, यानी आयोग जो साक्षात कराएगा उससे पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी उसे साक्षात्कार से पहले उसे क्या करना होगा, उसे अपने जो फाइनल ईयर की डिग्री है जो कंप्लीट होने के सबूत देने होंगे। ठीक है, ये मानता है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 तक कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ कहेंगे कि सर कैटेगरी वाइज छूट नहीं मिलती है क्या? बिल्कुल छूट मिलती है। किन को छूट मिलती है? राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, कहने का मतलब है जनरल के अलावा सभी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको
अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलती है राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला है, उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला है उनको मिलती है 10 वर्ष की। यानी राजस्थान राज्य की आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूटें मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता तलाकशुदा जो महिला है उनके लिए जो ऊपरी आयु सीमा है वो क्या है, निर्धारित नहीं है। उनको अधिकतम आयु सीमा की जो अधिकतम आयु सीमा है जो उनके लिए लागू नहीं है, यानी कभी भी वो फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं आपके ध्यान देने योग्य, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये आपको जो विज्ञापन है ये हमारे मिशन आर्ट के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरपीएससी की वेबसाइट पर भी ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षा का स्थान व माह की बात करें तो समय पर आपको सूचना है ये दे दी जाएगी, विभाग भी दे देगा और विभाग जैसे ही बताएगा उसके बाद हम भी आपके लिए ये सूचनाएं लेकर के आने वाले हैं। परीक्षा का आयोजन एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा कैसे होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। राजस्थान में अभी तक है जो ऑफलाइन ही हो रही है ज़्यादातर सभी एग्जाम्स, तो ऑफलाइन ही मान के चलो आप। सभी प्रकार के प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। इसका जो सिलेबस है जो विभाग अपने वेबसाइट पर डिटेल में उपलब्ध करवा देगी और जैसे ही सिलेबस डिटेल में उपलब्ध करवाएगी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में अलग अलग, बढ़िया सा, ठीक है। आवेदन की अवधि की बात करें तो 12 जनवरी से 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 10 फरवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म है जो भरे जाएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके जाना, क्योंकि मिशन आर्ट आपके लिए इस प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जो लेकर के आने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट में आप अपनी समस्या को टाइप कीजिए, हम उस समस्या का भी निपटारा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। आपको पता है एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म है जो भरे जाएंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे शॉर्ट में OTR कहते हैं, उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, उससे पहले आप ये ध्यान दे लेना फॉर्म भरने से पहले कि आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है ना, लिंग है, इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप सही सही फिल कर लें, क्योंकि जब विभाग फॉर्म के अंदर त्रुटि सुधार का मौका देगा तो वहाँ पर आप अपनी जो कैटेगरी है, अपना नाम है, पिता का नाम है, DOB है, लिंग है, ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा, ये आपको करनी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व लाइव फोटो का प्रीव्यू, यानी लाइव फोटो कैसे दिख रही है उसका प्रीव्यू देख करके फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन को क्या करेगा, सबमिट करेगा। इसके अलावा क्या करना है, अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो है जो अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर यानी वीक्षक के द्वारा है जो आपकी उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्रक पर अंगूठा निशानी है जो वहां पर लगवाई जाएगी। जहां आप परीक्षा देने जाओगे ना एग्जाम हॉल में, तो वहां पर आपसे अंगूठा है यानी अंगूठे का जो निशान है जो वहां पर लगाया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, बाएं हाथ के अंगूठा है, यानी यहाँ पर क्लियर लिख रखा है बाएं हाथ की अंगूठा, बाएं हाथ के अंगूठे का आपको जो थंब है वो यहाँ पर आपको लगाना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीनतम फोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर जाएगा। यानी जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको नवीनतम फोटो साथ में लेके जानी है, नवीनतम फोटो साथ में लेके जानी है। और इस टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। जब आप इतनी तैयारी कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो अपनी आइडेंटिफिकेशन है,
अपना जो आधार कार्ड वगैरह है उनको एकदम से अपडेट करवा के लेके जाइए, अपना नवीनतम फोटो है जो साथ में लेके जाइए। जब आप इतनी तैयारी कर रहे हो तो फिर इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, जिसमें आप समस्या में पढ़ो और एग्जाम सेंटर वाले भी थोड़े परेशान तो होते ही हैं अगर सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप अपना नवीनतम फोटो साथ में लेके जाओगे, नवीनतम आईडी जो आपकी पूर्णतः सही है, जिसमें आपकी फोटो सही से मैच होती है, वही साथ में लेके जाए। इसके अलावा बात करें तो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जितने भी फॉर्म भर रहे हो तब तक आपके पास शैक्षणिक योग्यता है वो सारी की सारी इसमें क्या करें, अपलोड करें। किसी भी प्रकार की जो सूचना है उसको विभाग से छुपाने की कोशिश न करें। आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर निम्नानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। अगर अपन गलत सूचना देते हैं तो फिर अपन को बाद में परेशानी झेलनी पड़ेगी, अपन को फॉर्म विड्रॉल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें विभाग कार्रवाई कर सकता है, ये चीज विभाग कह रहा है। तो अपन को इस प्रकार का भी ध्यान रखना है। यानी पूर्णतः जितना फॉर्म भरे एकदम से सही सटीक जानकारियों के साथ भरे। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलियर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना है। यानी राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राज्य के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और ओबीसी की बात करें तो इन दोनों कैटेगरियों में जो क्रीमी लेयर श्रेणी है उनको, और आउट ऑफ स्टेट जितनी भी आरक्षित श्रेणियां हैं वो सभी फॉर्म भरते टाइम अपनी कैटेगरी जनरल ही भरे, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की कैटेगरी का फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां हम देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना की बात करें तो यहां इन्होंने क्लियर लिख रखा है ओटीआर यानी जो प्रोफाइल जो भरे जा रही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त है, यानी खुद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अलावा कोई त्रुटि हो गई है फॉर्म भरने में तो वो आप फॉर्म भरने के 10 दिन बाद में जब त्रुटि सुधार विंडो ओपन होगी उस टाइम आप कर सकते हो। और उस टाइम आपके फीस लगेगी कितनी, 500 रुपए। यहां दे रखा है यदि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर यह काम किया जा सकता है। ठीक है। कितने रुपए शुल्क दे करके, 500 रुपए शुल्क दे करके। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई बाई चांस गलती हो भी गई तो आप जब फॉर्म भरे जा रहे हैं, जब जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसी टाइम आप संशोधन कर सकते हो। आप बाद में से संशोधन विंडो खुलेगी, इसका वेट नहीं करना, क्योंकि एक बार आपने गलत फॉर्म भर दिया तो फिर होगा क्या, फिर यही होगा कि आपको 500 रुपए दे करके उसका संशोधन करवाना ही पड़ेगा। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से, बहुत आराम से पूरा चेक करके फॉर्म आप भरें। 6-7 दिन पहले एडमिट कार्ड है जो जारी कर दिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक बार पंजीयक शुल्क यानी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो राजस्थान में हो रहा है, जो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए लागू है, जिसमें आप देख सकते हो सामान्य वर्ग के 600 रुपए फीस है, बाकी सभी के फीस हैं जो कितने हैं, 400 रुपए हैं सभी कैटेगरियों के, और जो शेष रह गए उनके। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं एग्जामिनेशन की। अभी बहुत सारी चीजें और महत्वपूर्ण जो नियम से वो भी आएंगे। एग्जाम्स की बात करें तो इनमें कुल मिलाकर के 3 पेपर होते हैं। पहला और दूसरा पेपर सब्जेक्ट के होते हैं जो 75 नंबर के होते हैं, यानी इनमें 150 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 1/2 नंबर यानी आधा नंबर का होगा, यानी 150 क्वेश्चन है जो 75 नंबर के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न आता है इसमें जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है इसके अंदर 50
नंबर का ये पेपर आता है, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। समय मिलता है आपको ऊपर वालों के लिए 3-3 घंटे और इसको मिलता है 2 घंटे। टोटल नंबर्स हो गए कितने, 200। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें कितने, आपके 400। नेगेटिव मार्किंग हमेशा रहती है आरपीएससी की, आपको पता है 1/3। आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही है जो काट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप आरपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाओ, राजस्थान के अंदर बहुत क्लियर नियम लिखा हुआ है कि आपको 5वां ऑप्शन 4 और एक अतिरिक्त 5वां ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन को आपको करना है तो आप अपना विकल्प भरिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना, उस क्वेश्चन को छोड़ना है, तो आपको खाली नहीं छोड़ना है। आपको जो 5वां ऑप्शन है कि मैं उत्तर नहीं देना चाहता, उसको ओएमआर सीट में भरना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इस टाइप की आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपने छोड़ दिए तो फिर आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। और इसके साथ अगर ये भी नियम है इसके अंदर कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, उसके अंदर कोई भी 5 में से कोई भी ऑप्शन एक आप नहीं भर रहे हो, तो फिर आपका वो गलत माना जाएगा। उसका 1/, जो अपना 3 अगर क्वेश्चन आपने उस प्रकार के छोड़ दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर भी काट दिए जाएंगे। यानी उसको नेगेटिव मार्किंग में काउंट करते हुए नंबर काटे जाते हैं। इस वजह से इस प्रकार की गलती आपको राजस्थान के किसी भी एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। इसमें देखो बिल्कुल लिख रखा है ना, ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऑप्शन लेके आएगा। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्किल, एक सर्किल है जो आपको भरना ही भरना है, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का एक ऑप्शन भरना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है, ठीक है। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5। अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो आपको ऑप्शन नंबर 5 भरना है। इफ नॉन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्कन, जो 5वां ऑप्शन है जिसमें कि कुछ भी मुझे उत्तर नहीं देना है, वो भरना है। फिर क्या कह रखा है, 1/3 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डेडिकेटेड। अगर आप नहीं भरोगे तो कितना काटा जाएगा, 1/3 काटा भी जाएगा। आफ्टर सोल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट ascertain that he she darkened the 1 option of the circle। आप इंश्योर कर ले कि आपने एक जो ऑप्शन है जो प्रत्येक क्वेश्चन का फिल किया है, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है कि अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 मिनट्स बियॉन्ड शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस। इसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ 3-3 घंटे और 2 घंटे दे रखा है, तो आपको टोटल टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, यानी 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन्ड एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी है जो चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको मोबाइल नंबर वगैरह आपको स्वयं के भरने हैं, इसमें कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें हैं नहीं, सही सही जानकारी हमें भरनी है। अच्छा, प्रमाण पत्रों से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कन्फ्यूज इसी जगह पर होते हैं। यहाँ लिख रखा है प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यहाँ लिख रहा है आवेदक को वर्ग विशेष यानी चाहे अनुसूचित जाति जनजाति किसी भी प्रकार का वो सर्टिफिकेट लगा रहा है, ठीक है, उसमें इन्होंने लिख रखा है का लाभ तब ही दे होगा। जो भी आप प्रमाण पत्र लगा रहे हो उसका लाभ तभी मिलेगा जबकि परीक्षा, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जांच में दस्तावेज सही पाए गए। जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उस समय ये सारी चीजें देखी जाएगी। अतः पात्रता की जांच हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे।
क्या ध्यान रखना है? विभाग के परिपत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप यानी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी हुआ प्रस्तुत करना होगा। अगर आपको रिजर्व आरक्षण का लाभ लेना है तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको आवेदन, जिस भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है उससे पहले पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें यह नहीं कह रखा है कि आपको 6 महीने पुराना देना है, आपको 12 महीने का पुराना चलेगा, 3 साल पुराना चलेगा, कितना चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है। इन्होंने ये लिखा है कि आपको ये देना पड़ेगा। तो अगर 12 महीने से पुराना है या 2 साल 1.5 साल से पुराना है ओबीसी इन कैटेगरी में, तो फिर आप नया बनवा सकते हो, नया बनवा लो तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अलग अलग जाति प्रमाण पत्रों का रूल्स है जो अलग अलग होता है, जो जितने साल के लिए वैलिड होता है वो उतने साल के लिए वैलिड रहेगा, वो आप अपने स्तर पर इसकी चेक कर लीजिए। बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं कह रखा है कि आपका 6 महीने पुराना चलेगा, आपका 12 महीना पुराना मान्य होगा, आपके 2 साल पुराना मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा है। ठीक है, फिर कहता है कि आगे, परंतु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अगर अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी का है या एससी एसटी किसी भी कैटेगरी का है, अंतिम तारीख तक उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो क्या वो फॉर्म नहीं भरेगा? फॉर्म भरेगा। तो क्या है उसके लिए? उसके लिए है कि प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अंतिम तिथि के पश्चात जारी हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर क्या अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र बना हुआ प्रस्तुत करेगा? तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसको कारण बताना होगा कि क्यों इसका प्रमाण पत्र जो बाद में जारी हुआ, और उसमें यह भी लिखना पड़ेगा उसको कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति क्या कर दी जाए, निरस्त कर दी जाए, यह प्रमाण पत्र देना होगा। इसका मतलब यह निकला कि आपको जाति प्रमाण पत्र मुख्य रूप से तो यही है कि आपके आवेदन की तिथि से पहले वाला आपका जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड होगा। अगर किन्हीं कारणों से नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आपको शपथ पत्र है जो जिस समय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम आपको देना पड़ेगा। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज है महिलाओं से संबंधित। अच्छा, इसके अलावा बात करिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा इसमें है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं आउट ऑफ स्टेट है, राजस्थान में शादी कर लेती, फिर ऐसे सोचती है कि भाई मुझे राजस्थान की श्रेणी का लाभ, राजस्थान में आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। या राजस्थान की महिलाएं हैं जो दूसरे स्टेट में शादी कर लेती, फिर सोचती है कि मुझे राजस्थान का होने का जो लाभ है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप देखिए यहां कह रखा है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र पर जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला, अब यहां पर क्लियर लिख रखा है विवाहित महिला, है ना, विवाहित महिला, यहां आप देखोगे विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु किसका, अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी क्या, जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। क्या मतलब निकला? राज्य की ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं, उनको ओबीसी कोटे का लाभ तभी मिलेगा, यानी कौन सा दे रखा है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, है ना, ओबीसी और एमबीसी दोनों इसमें आ जाती है। ठीक है, तो
कौन सी कैटेगरी? पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों कैटेगरी की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से जारी करना होगा। कौन सा? जाति प्रमाण, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिताजी की आय के आधार पर जारी होता है। पिताजी की आय के आधार पर जारी होता है। इसका मतलब राजस्थान के रहने वाले, अगर राजस्थान में आपका जन्म हुआ है तो ही आपको आपके पिता के नाम से यह जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। सीधा सा बात यही है। फिर यहां पर लिख रखा है इन्होंने, अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अगर आप पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र उसके आय के आधार पर नहीं जारी करवा सकते तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र जो आय के आधार पर बनता है, पिता की आय के आधार पर बनता है, तो वही मान्य होगा। पति के नाम से अगर आपने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यह थी सबसे बड़ी कंफ्यूजन। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर, यहां ध्यान रखना, ओबीसी में दो कैटेगरी है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। ओबीसी और एमबीसी में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। तो राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना है। आवेदन आप सामान्य वर्ग में ही करें, ऐसा विभाग कहता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, वो अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ हो वो प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का लाभ भी राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1/6/2002 तक को या उसके यानी उसके बाद 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 या 2 से अधिक बच्चे या संतानें हैं तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है, ये मैं पूरा डाल दूंगा। मोस्टली इन्होंने यही कहा है। ऐसी कोई और क्रिटिकल कंडीशन अगर आपके आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी सारी की सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैंने आपको एक एक करके बताई है। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं इसी प्रकार की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।